नेपाल एक छोटा सा देश हिमालय की गोद में, जिसने कभी भी किसी विदेशी ताकत के आगे घुटने नहीं टेके। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को गुलाम बना लिया, नेपाल आजाद रहा। आखिर नेपाल की आजादी का राज क्या था? सिर्फ पहाड़ या कुछ और? नेपाल की कहानी है स्वाभिमान, एकता और दूरदर्शी नेतृत्व की। यहां के लोग, राजा और संस्कृति सब ने मिलकर हर हमले का डटकर सामना किया। चलिए जानते कि नेपाल की आजादी के पीछे छिपी असली ताकत। नेपाल का सबसे बड़ा रक्षक उसका भूगोल। सदियों से इन विशाल पर्वतों ने देश को बाहरी आक्रमणों से बचाया है, जैसे कोई अदृश्य ढाल हो। हिमालय की ऊंची चोटियां, घने जंगल और गहरी घाटियां, ये सब मिलकर नेपाल के लिए दुश्मनों के लिए अभेद्य दीवार बन गए। इन प्राकृतिक बाधाओं ने न सिर्फ सुरक्षा दी, बल्कि नेपाल की अनूठी पहचान भी गढ़ी। यहां के लोग बचपन से ही पहाड़ों के कठिन रास्तों पर चलना सीखते हैं। छिपने, हमला करने और फिर सुरक्षित लौटने की कला में वे माहिर हैं। इन पहाड़ों ने उन्हें निडर और चतुर बनाया है। गोरखा सैनिक गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अचानक हमला, फिर गायब। उनकी बहादुरी और रणनीति ने नेपाल को कई बार बचाया। गोरखाओं की वीरता आज भी दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल की विविध जातियां, भाषाएं, लेकिन जब बात देश की आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं, लेकिन दिल एक ही धड़कता है। सांस्कृतिक एकता और वीरता की भावना ने नेपाल को मजबूत बनाया। त्योहारों, मेलों और सामूहिक आयोजनों में यह एकता साफ झलकती है। यही भावना हर संकट में देश को संभालती है। लोकगीतों, कहानियों और परंपराओं ने देश प्रेम को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। बुजुर्गों की बातें, लोक संगीत और नृत्य, इन सब ने नेपाल की आत्मा को हमेशा जीवित रखा है। नेपाल की आजादी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, उसकी संस्कृति की भी जीत है। यह देश अपने भूगोल और संस्कृति दोनों के कारण अडिग और स्वतंत्र खड़ा है। गोरखा सैनिक नेपाल की शान। उनका नारा कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, कायर होकर जीने से अच्छा है मर जाना। खुकरी उनका घातक हथियार और हिम्मत उनकी असली ताकत। अंग्रेजों ने सोचा नेपाल को जीतना आसान होगा, लेकिन गोरखाओं ने उन्हें चौंका दिया। छोटी संख्या में भी गोरखा सैनिकों ने गुरिल्ला रणनीति से दुश्मनों को मात दी। उनकी बहादुरी ने अंग्रेजों को नेपाल से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। आज भी गोरखा सैनिकों की वीरता पूरी दुनिया में सम्मानित है। साल 1814 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर राज कर रही थी, उसने नेपाल की ओर रुख किया और हमला बोल दिया। अंग्रेजों की नजर हिमालय की पहाड़ियों और नेपाल के रणनीतिक इलाकों पर थी। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और नेपाल उनके लिए एक अहम पड़ाव था। शुरुआती लड़ाई में अंग्रेजों को कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी इलाकों में घुसे, गोरखा योद्धाओं ने उनका डटकर सामना किया। कठिन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में गोरखाओं की बहादुरी ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। देहरादून के नाला पानी किले में बलभद्र कुंवर और उनके साथियों ने अंग्रेजों की बड़ी सेना को महीनों तक रोके रखा। उनकी वीरता और रणनीति ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। तलपान्नी की लड़ाई आज भी गोरखा शौर्य की मिसाल मानी जाती है। आखिरकार भारी नुकसान और लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा। 1816 में दोनों पक्षों के बीच सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल को अपनी शर्तों पर समझौता करना पड़ा। इस संधि के तहत नेपाल ने अपनी लगभग 1/3 जमीन, खासकर तराई के उपजाऊ इलाके, अंग्रेजों को सौंप दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नेपाल ने अपनी संप्रभुता बचा ली। वह पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ। अंग्रेजों ने नेपाल को एक बफर स्टेट के रूप में देखा, ताकि वह भारत और तिब्बत के बीच संतुलन बना सके। नेपाल पर कभी भी सीधा ब्रिटिश शासन नहीं हुआ।
नेपाल के शासकों की कूटनीति और दूरदर्शिता ने देश को गुलामी से बचा लिया। उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना और समझदारी से फैसले लिए। गोरखाओं की बहादुरी और नेपालियों की समझदारी ने देश को आजाद रखा। यही वजह है कि नेपाल आज भी अपनी स्वतंत्रता और गौरव के लिए जाना जाता है। नेपाल की उत्तर सीमा पर चीन एक और बड़ी चुनौती। सदियों से हिमालय की ऊंचाइयों के पार नेपाल और चीन के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए हैं। यह सीमा सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और संस्कृति का संगम रही है। तिब्बत विवाद के बाद चीन की सेना काठमांडू तक पहुंच गई। उस समय नेपाल के लिए यह एक बड़ा खतरा था, क्योंकि चीन की ताकत लगातार बढ़ रही थी और नेपाल की सीमाएं असुरक्षित महसूस होने लगी थी। नेपाल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, फिर समझदारी से समझौता किया। नेपाली योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन अंत में बुद्धिमानी से शांति और समझौते का रास्ता चुना। नेपाल ने चीन को तोहफे भेजने का वादा किया, लेकिन अपनी आंतरिक आजादी नहीं खोई। उसने कूटनीति से चीन को संतुष्ट किया, पर अपने फैसलों में स्वतंत्रता बनाए रखी। चीन और ब्रिटिश भारत के बीच संतुलन बनाकर नेपाल ने खुद को सुरक्षित रखा। दोनों महाशक्तियों के बीच नेपाल ने खुद को एक कुशल मध्यस्थ की तरह पेश किया, जिससे उसकी संप्रभुता बनी रही। कभी एक के खिलाफ दूसरे का साथ, कभी उल्टा। यही थी नेपाल की रणनीति। समय समय पर नेपाल ने अपने हितों के अनुसार दोनों पक्षों से संबंध बनाए और बिगाड़े। नेपाल ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, चाहे हालात जैसे भी रहे। नेपाली जनता और नेतृत्व ने अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखा। कूटनीति और संतुलन ने नेपाल को बचाए रखा। यही समझदारी और संतुलन आज भी नेपाल की विदेश नीति की नींव है, जिसने उसे बड़े बड़े तूफानों से बचाया है। नेपाल की आजादी सिर्फ इतिहास नहीं, उसकी लोक संस्कृति में भी जिंदा है। लोकगीतों, नृत्यों और त्योहारों में वीरता और देश प्रेम की कहानियां गूंजती हैं। मारुनी और सोरठी जैसे नृत्य सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे। त्योहारों में सब जातियां एकजुट होकर देश की समृद्धि की कामना करती हैं। कुमारी देवी और स्थानीय देवताओं में आस्था लोगों को आत्मविश्वास देती है। संस्कृति और आस्था ने नेपालियों को एकजुट रखा। यही सांस्कृतिक ताकत नेपाल की आजादी की असली नींव है। नेपाल कभी गुलाम क्यों नहीं हुआ? वजहें कई। दुर्गम भूगोल, गोरखाओं की बहादुरी, शासकों की कूटनीति और सांस्कृतिक एकता। नेपालियों का स्वाभिमान और देश प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत। नेपाल ने दिखा दिया, छोटा देश भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। आज भी नेपाल की कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा है। यह कहानी है आत्मनिर्भरता, एकता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। जब तक नेपाल अपनी विरासत संभाले रखेगा, वह हमेशा आजाद रहेगा।